सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज ही बहुत ही प्यारी खबर के साथ हम लोग एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने वाले हैं। आईआईटी जैम 2026 हमारे साथ हमारे पिछले कॉलेज के टॉपर बैठे हुए हैं विवेक जी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल की है आईआईटी जैम एमएस मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। तो अभी इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें, वो डिस्कस करेंगे। तो विवेक, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बिगेस्ट अचीवमेंट। तो यार अपने बारे में थोड़ा बताओ, फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू प्रियांशु भैया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। एंड मेरा नाम विवेक नंदन सिंह है। मैं बिहार के किशनगंज जिले से बिलोंग करता हूँ। एंड अभी मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और ये मेरा लास्ट ईयर फाइनल ईयर है। और मैं मतलब आईआईटी जैम में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 27 अचीव किया है। एंड गेट भी दिया था मैंने, गेट स्टैटिस्टिक्स, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 89। ओके, तो अभी गेट भी क्लियर है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 89। तो काफी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर करना, लाइक क्या स्ट्रेटजी रही आपकी पूरी? एक आप शॉर्ट्स में बताएं, फिर उसके बाद मेरे पास पर्टिकुलरली क्वेश्चन ढेर सारे हैं, मैं वो पूछूंगा। लेकिन आप एक बार बताओ कि कैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक किस तरह मेहनत करी कि फाइनल ईयर में भी आप हो, और बीएचयू में काफी बढ़िया पढ़ाई भी होती है, लाइक क्लासेस वगैरह कंटिन्यूअस चलती है, क्राइटेरिया भी है कि इतने परसेंट अटेंडेंस रहनी चाहिए। तो उन सब के साथ आपने कैसे क्लियर करा, उसके बारे में एक शॉर्ट्स में बताइए, फिर उसके बाद मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो लाइक इफ यू मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्ली स्टार्ट करो। जैसे कि अगर अप्रैल में भी स्टार्ट करो या फिर जनवरी में भी स्टार्ट करो, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको टिके रहना है कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दे रहे हैं, कि एक महीना छोड़ दे रहे हैं, सेमेस्टर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द मतलब मेन थिंग। अगर ओके कंसिस्टेंट है आप पूरे साल, तो यू आर गुड टू गो, मतलब तुम क्लियर कर सकते हो। ओके। सो सो विवेक, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कहीं से कोचिंग लिए थे? नहीं, सेल्फ स्टडी तो नहीं, मैंने कोचिंग ली थी। हर्ष सर नाम करके एक टीचर हैं जो कि इन्फ्लुएंसिया पे पढ़ाते हैं, ओके। तो मैंने उन्हीं से कोचिंग ली थी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो अभी तुम थोड़ा सा, जैसे अभी कोई अगर बीएससी का स्टूडेंट देख रहा होगा, जैसे बीएचयू का ही देख रहा हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको अभी आगे जाके आईआईटी में जाना है, तो उनके बारे में तुम अभी आईआईटी जैम के बारे में थोड़ा 2-4 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आईआईटी जैम क्या है, स्टैट से आईआईटी में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। फिर उसके बाद पेपर पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मतलब सारे बच्चों का ड्रीम रहता है कि 12th के बाद मेरे को आईआईटी जाना है, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली सबका होता नहीं है आईआईटी, क्योंकि बहुत सारे कम सिटीज है और जे एडवांस अपने में ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसका एक जो सेकेंडरी भी होता है, वो होता है कि आप बीएससी के बाद मास्टर्स करने के लिए जाते हैं आईआईटी। तो एक ये तो ईजी वे भी होता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली मतलब जा सकते हैं मास्टर्स के लिए, और फर्दर आप आईआईटीज में जाके प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स वाले हैं तो हमारे साथ डिफरेंशिएशन होता है या कुछ, वहाँ पे जाके आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सबसे मतलब जो बड़ी मोटिवेशन होती है यही कि हमको आईआईटी जाना है और प्लेसमेंट लेना है। ओके, तो लाइक कब कब फॉर्म निकलता है अप्रॉक्स, और कब एग्जाम होता है, इसके बारे में भी थोड़ा। फॉर्म तो शायद मेरे को चलो एक्चुअली वो तो डेट वो याद तो नहीं लाइक। सर्च हो जाएगा, फॉर्म सर्च हो जाएगा। अप्रॉक्स मेरे हिसाब हाँ से जुलाई अगस्त सितंबर इसी के बीच में आता है फॉर्म। हाँ शायद। बाकी एग्जाम हर साल लगभग जनवरी फरवरी में होता है, हाँ, जनवरी फर्स्ट वीक फरवरी या के फरवरी फर्स्ट। का मतलब हाँ, 15 के आसपास। हाँ, एग्जैक्टली तो करेक्टली। ये होता है। ओके सो कुछ बोलने वाले थे आप? हाँ, और पैटर्न के बारे में मतलब वही लगभग एमसीक्यू एमएसक्यू और एनईटी टाइप का होता है एग्जाम। बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके। सो अभी तो लाइक अभी स्टैट्स का, आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिया, तो उसमें मैथ्स भी था, स्टैट्स भी था। तो लाइक आपका वहाँ बीएससी में स्टैट्स चल रहा है मेजर या मैथमेटिक्स? एक्चुअली मेरा बीएससी मतलब इनिशियल तो मैं जब एडमिशन लिया था मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, ठीक है। ओके देन यहाँ पे होता है कि एक ऑनर्स चेंज वाला मेथड, कि आप थर्ड ईयर में ऑनर्स चेंज करा सकते हैं। ओके ओके तो फिर मैंने स्विच करा लिया था स्टैट्स में, क्योंकि मेरे को मतलब सेकंड ईयर आते आते स्टैट ज़्यादा बढ़िया लगने लगा था। ओके तो फिर मैंने सेकंड थर्ड ईयर में स्विच करा लिया था। ओके ओके। तो आपको स्टार्टिंग से स्टैट्स रहा होगा ना आपके पास, तो फर्स्ट ईयर से। हाँ तो हाँ, लाइक मतलब आपने फर्स्ट ईयर में मेरा स्टैटिस्टिक्स क्यों चूज करा? इसके हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं कि आपको कैसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला पहले स्टार्टिंग में। अ, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को पता इसलिए चला क्योंकि मेरा एक मतलब बड़े भैया हैं। ओके उन्होंने पहले से मतलब वो बीएससी एंड एमएससी स्टार्ट्स कर चुके थे, ओके तो ओके। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम 12th के बाद प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, उससे मच बेटर देन कि तुम बीएचयू से स्टैटिस्टिक्स वाला कोर्स परस्यू कर लो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या तो इसीलिए मैं इधर स्विच हो गया फिर। ओके, तो आपका तो क्लियर था क्योंकि आपके भैया थे। बट अगर हाँ। किसी को भी करना है या फिर उसको प्लेसमेंट लेनी हो बेसिकली, अगर पीएससी के बाद और एमएससी परस्यू करना चाह रहा है आईआईटी से, तो वो स्टैटिस्टिक्स प्रेफर कर सकता है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। यस। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है?
हाँ, अभी तो इमर्जिंग फील्ड की वजह से एआई एंड मतलब इसके वजह से तो डेटा वगैरह मतलब स्टैटिस्टिक्स तो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है ये अभी फिलहाल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आप परस्यू कर रहे हैं कोई प्राइवेट कॉलेज से तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं करो तुम कोई मतलब फालतू सा ब्रांच लेके, उससे अच्छा तुम किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर लो। एग्जैक्टली। तो यार थोड़ा अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई थर्ड ईयर में भी पहुंचने वाला होगा तो किस हिसाब से करे, कैसे कोचिंग करे, कितने टाइम करे, फिर कैसे मैनेज करे अपना कॉलेज का टाइम टेबल, फिर कोचिंग, फिर सारी प्रैक्टिस वगैरह। इसको एकदम अच्छे से बताना, जैसे जैसे किया है वैसे एकदम बढ़िया से बताओ, ताकि जो सुने उसको भी फील हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि विवेक ने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। तो स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन किया था अपना जनवरी में, ठीक है। हम्म, तो जनवरी में जैसे कि जनवरी स्टार्टिंग में तो होता है कि बहुत ज़्यादा जोश होता है, हम्म, तो लगभग मतलब 8-10 दिन चला था कि एकदम पूरा पीक में मस्त कर रहे हैं, 2-3 लेक्चर देख रहे हैं, मस्त बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे आपको लगता है कि यार ठीक है, कर लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो जनवरी 1 साल है मेरे पास। हम्म, तो क्या हो जाता है, आप ढीला हो जाते हैं फिर। तो वैसे चला मतलब हल्का-हल्का चल रहा था। हम्म, उसके बाद फिर बीच में फिर कभी अप्स होते थे, कभी डाउन्स होते थे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते थे हमारे। एग्जैक्टली। तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार सेमेस्टर एग्जाम पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मतलब पूरा ही छूट जाता था ऑलमोस्ट, कि 10 मतलब 5-6 दिन का गैप हो जा रहा है, मेरे साथ ऐसा होता था। ओके उसके बाद फिर ऐसा ही चला लगभग मेरा जून तक ऐसा ही चला था, समर वेकेशन से पहले तक, ओके। ठीक है। देन 1 महीने का ब्रेक था, उसमें अच्छा खासा कवर कर लिया, जितने भी बैकलॉग्स थे सब कवर हो गए थे, क्योंकि तब तक बन जाता है, क्योंकि जून में आप सेमेस्टर एग्जाम देके जाएँगे तो वो छोड़ेंगे ही आप थोड़ा-सा। तो जून में मेरा कंप्लीट हो गया था बैकलॉग्स वगैरह, कंप्लीट वैकेशन में। एंड देन जुलाई में मेरा कमबैक, मेन कमबैक मेरा जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ओके। बिकॉज़ जुलाई के बाद जो होता है फेज़ 2 शुरू होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जून तक बहुत कुछ पढ़ लिए होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन आप उतने अच्छे किए नहीं होते हैं जून तक। तो जो क्वेश्चन्स करना होता है एंड जो रिजल्ट्स को अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन होता है, वो मेन पार्ट आपका जुलाई से शुरू होता है। इनफैक्ट अगर अगर आप पहले स्टार्ट कर सकते हो तो आप पहले भी कर सकते हैं, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था। तो जुलाई से मैंने क्वेश्चन बढ़िया से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया था। सारे असाइनमेंट्स, सारे मतलब डीपीपीज़ वगैरह जो भी प्रोवाइड करते थे हर सर, उससे हो जाता। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट देना शुरू किया। लगभग फर्स्ट टेस्ट मैंने अगस्त में दिया था, मतलब ओके। सिलेबस खत्म हो गया था लगभग। तो मैंने पीवाईक्यू टेस्ट दिया था फर्स्ट अगस्त में, बस ऐसे अवे ही दिया था, मतलब बहुत कुछ था नहीं उसमें। तो उसमें ठीक-ठाक नंबर बने थे, फिर मोटिवेशन आया कि हाँ, अब तो मतलब एग्जैक्टली। लगभग सब कुछ पकड़ में आ रहा है, तो अब करते हैं। फिर धीरे-धीरे मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर तक फिर थोड़ा बहुत पढ़ा ढंग से, जो पढ़े थे पीछे वाला रिवाइज़ किया उसको बढ़िया से, ताकि उसको, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप अगस्त तक आएँगे, सितंबर तक आएँगे तो होगा कि आप यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल भूल जाएँगे, प्रोबेबिलिटी भूल जाएँगे, एग्जैक्टली क्योंकि वो आप सबसे पहले पढ़ते होंगे, आईसी एग्जैक्टली भूल जाएँगे। एग्जैक्टली। उसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उसको रिवीजन आप मतलब उसको फिर से रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे, और प्लस जो आप पढ़े हैं वो भी पढ़ते रहेंगे साथ-साथ। एंड देन जो फिर होता है कि टेस्ट आप दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जितने भी जैम के पीवाईक्यू टेस्ट थे 2015 से लेकर 2025 तक, ठीक है? 2015 से लेकर 2025 तक सारे टेस्ट एकदम पूरा टाइम, मतलब टाइमर लगा के 3 आवर्स का उसको ओके। दिया था, नाइस। ठीक है? उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह लिया था इधर-उधर से, मतलब कोचिंग से। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज दिए थे उसमें। इनिशियल में मतलब पीवाईक्यू में तो अच्छे मार्क्स आ जाते थे, तो उसमें मोटिवेशन आता था। बट जो एक्चुअल खेला होता है वो होता है कि आप कहीं से मॉक ले रहे हैं तो वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े-से अजीब होते हैं, नए होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे को याद है कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था, तो उसमें मेरे 16 नंबर बने थे। ओके। तो वहाँ पे मतलब लगा था यार सब कुछ खत्म हो गया, मतलब इतना कुछ पढ़ा मैंने, इतना कुछ अच्छा स्कोर कर रहा था, अब इसमें 16 नंबर आ रहे हैं मेरे। तो मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ था, 1-2 दिन मेरे खराब भी हो गए थे लगभग। फिर मैंने धीरे-धीरे ट्राई किया, मतलब फिर वही सोचा कि कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको फिर देखा। फिर थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ, मतलब लगभग 29 आया दूसरे टेस्ट में। फिर मैं मतलब मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जैसे कि टेस्ट सीरीज़ जो था, उसमें मैं अगर उसको पीडीएफ के फॉर्म में दे रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैं ऐप में नहीं दे रहा हूँ उसके, मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ उसका खुद, ओके तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन ओके। जब मैं उसमें ऐप में जाके देता था, उनकी ओके। वेबसाइट में जाके देता था, आई गेस वो मेरे को फॉर्मेट देख के डर लगता था कि क्या, उसमें फिर मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम फिर मेरे को थी, एक जिससे और ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था। मुझे लगता था कि अल्टीमेटली तो मेरे को देना है वेबसाइट पे ही, मतलब उसी तरह के फॉर्मेट में देना है। तो फिर उसको भी मैंने ओवरकम किया कि चलो ठीक है, मतलब डरना नहीं है, क्वेश्चंस को देख के आराम से पेशेंटली होके मतलब तुमको देना है टेस्ट। तो फिर उसमें भी धीरे-धीरे किया, तो फिर लगभग 40 दिन पहले, मतलब मेरा 15 दिन पहले मेरा लगभग हो गया था सब कुछ वो, ओके। कि हाँ ठीक है, अब मतलब तुम जाने लायक हो, कि एग्ज़ाम में आएगा तो कोई भी कर सकते हो। तो उसमें भी अच्छे खासे स्कोर आने लगे, मतलब लगभग 50-60 के प्लस ही आ रहे थे सब टेस्ट में स्कोर, नाइस। मॉक वाले में भी।
एंड उसके बाद फिर मैंने बीच में वो भी लगाया था, जैसे कि गेट के पीवाईक्यू होते हैं, हम्म। तो गेट के पीवाईक्यू को भी मैंने एज अ मॉक दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि गेट का भी मेरे को देना है इस बार, गेट हम्म। स्टैट्स भी देना है। हम्म। तो गेट का मेरे पास टेस्ट वगैरह था नहीं कुछ, तो मैंने गेट के जो पीवाईक्यू थे उसी को मैंने दिया था। ओके। एंड और लास्ट में मैंने जो एक काम किया था, मतलब शॉर्ट नोट्स आपको बनाना, सॉरी मैं ये भूल गया, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है लगभग जैसे जैसे आप असाइनमेंट करना शुरू करेंगे, अब जब जैसे कि आप पढ़ेंगे पहले तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनेगा जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बनाएंगे। तो हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको तो रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ ये भी रिजल्ट है, ऐसे अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो वो शॉर्ट एग्जैक्टली। नोट्स आपका ऐड होते जाएगा, मतलब एग्जैक्टली। लास्ट तक बढ़िया शॉर्ट नोट्स बन गया था मेरा। हम्म। तो वो लास्ट के लगभग एक वीक पहले काम आया था कि हाँ शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाऊंगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। और मैंने एक चीज़ की थी कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैम का 2015 से लेकर 2025 तक बनाया, मतलब पीवाईक्यू दिया था। हम्म। तो इसमें मैंने 2025 का पीवाईक्यू जो था उसको मैंने नहीं दिया था, मतलब 2025 का पीवाईक्यू मैंने क्या किया था, जो जैम 15 फरवरी को जैम था हम लोग का, तो मैंने एक महीना पहले 16 जनवरी को 2025 का दिया था। और उसको जब दिया था मेरे को लगा क्योंकि अब तक का टफेस्ट पेपर 2025 का था। हम्म। हाँ, तो 2025 का जब मैंने दिया तो मेरे को उसमें लगभग 49, 40, 50 मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा हाँ भाई, मतलब अब तो सब सही है, हाँ, सॉर्टेड है, राइट। अब तो हो जाएगा। तो फिर ये मतलब रहा मेरा पूरा जर्नी ओवरऑल। उसके बाद फिर वही 16 को तो एग्ज़ाम था, वो भी बढ़िया ही गया। ओके, सो क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे आपने बोला कि जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आपने कब स्टार्ट करा था? मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। ओके। सो जैसे अभी कोई, जैसे अभी रिजल्ट आया है तो काफ़ी लोग अभी सोचेंगे तैयारी करने का, तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च के अकॉर्डिंग उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभी भी उतना लेट हुआ नहीं है एक्चुअली, मतलब अगर आप फोकसली कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा सिलेबस तो अभी तक हुआ नहीं होगा अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो, जहाँ भी, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं हम्म। तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब उतना तो मेरे को आइडिया नहीं है वैसे सेल्फ स्टडी का, मैं कोचिंग के मतलब उससे रिस्पेक्टेड मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, तो आप उसके लगभग अकॉर्डिंग अभी बताओ, आप, आप कोचिंग के अकॉर्डिंग बताओ, क्योंकि आप कोचिंग की हो, हाँ, आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, यस। कोई दिक्कत तो कोचिंग में अभी तक मेरे को जहाँ तक लगता है कि या तो आईसी आईसी हुआ होगा, उसके बाद रैंडम वेरिएबल हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी हुआ होगा, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा होगा। नहीं। तो ये 3 बैकलॉग आपका हुआ होगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दिन में देख अभी, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो दिन में अगर आप 3 भी लेक्चर देखते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं, लगभग 1 महीने में आराम से पूरा कवर कर सकते हैं। हम्म। तो अप्रैल तक तो आप, या मैक्सिमम अप्रैल 15 तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो अब इधर 3 हुआ, और प्लस आपका अगर अप्रैल 15 तक जा रहे हैं तो आपका प्लस कोई कोर्स भी चल रहा होगा एक्स्ट्रा, यानी कि और थोड़ा-सा बैकलॉग हो जाएगा। मतलब जो अभी करंट में चल रहा है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं धीरे-धीरे, अगर एक-एक लेक्चर देख रहे हैं तो हो जाएगा वो भी कवर। तो मान के चलिए कि अप्रैल एंड तक आपका सारा से मतलब हो जाना चाहिए कवर, या फिर जून भी मान सकते हैं। ओके। तो अगर हो जाता है कवर, उसके बाद फिर क्या कीजिए, अ, वही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए फिर आप, जून जून तक तो आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। फिर वही मेरे जैसा ही हो जाएगा कि जुलाई से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन छोड़ दे रहे हैं और वो, और बीच में मिड सेम वगैरह आएँगे तो उसको बस थोड़ा-सा देख लेना यार, हो जाता है बीएचयू में तो मिड सेम वगैरह पीवाईक्यू देखने से। और अदर कॉलेजेस का भी वही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक्सेप्ट टू आईआईटी। तो एक्सेप्ट अभी अभी क्वेश्चन ये है मेरा कि लाइक आपने कोई बुक वगैरह फॉलो करी है प्रैक्टिस करने के लिए? आप क्या यूज करते थे पीवाईक्यू के अलावा, कुछ अगर यूज करते होंगे तो? प्रैक्टिस के लिए बुक तो मैंने प्रेफर नहीं किया। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि बुक भी कर लूँगा, बट एग्जैक्टली। सर के इतने मटेरियल्स थे कि उसी में मतलब हो जा रहा था, और ज़रूरत पड़ नहीं रही थी एक्चुअली। अच्छा, अगर कोई पीवाईक्यू पूरा करके जाता है बहुत बढ़िया से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुँ, बनेगी कि उसका एग्जाम आई हो गेस सकता है? वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ओके। क्योंकि मैंने भी लगभग पीवाईक्यू एक बार तो टेस्ट दिया था, उसके बाद और 2-3 बार किए थे मैंने, लास्ट में और एक बार किया था मैंने पीवाईक्यू, ओके। सारे पीवाईक्यूज़। ओके। लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन एग्जैक्टली। सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अब जैसे आपके पास पेपर में मैथमेटिक्स भी था, स्टैटिस्टिक्स भी था, तो हुँ। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा था? स्टैटिस्टिक्स में ओके, मतलब, ये नोन आंसर हाँ। था मुझे पता था यही हाँ, आंसर है। तो हाँ, तो आपका पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे टफ टॉपिक आपको कौन सा लगा स्टैट्स में इस बार? इस बार टफ टॉपिक मेरे को तो वो टेस्टिंग के, जैसे कि इस बार आए थे कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे थे, ओके। और टेस्टिंग का इस बार थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन था, तो मेरे को एग्ज़ाम वाले पोर्शन में तो टेस्टिंग ही टफ लगा था। ओके, तो ऐसे यूजुअली जब आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो आपको कौन सा टॉपिक टफ लगा था स्टैट्स में? तब भी टेस्टिंग टेस्टिंग ही लग रहा था ओके। मुझे, ओके। मतलब बस। नाइस, नाइस, नाइस। और तो प्लीज। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी था कि उसमें अगर थोड़ा-सा घुमा दे रहे क्वेश्चन तो मेरे से ऐसे भी नहीं बनता था। बाकी जो रिजल्ट है तो वो तो याद ही रहते थे। हाँ, एग्जैक्टली। हुँ। और सबसे इजी स्टैट्स की बात हो रही है सबसे अभी।
सबसे ईज़ी तो रैंडम वेरिएबल, यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल उसके बाद इन्फरेंस भी ईज़ी था, मतलब इन्फरेंस का पॉइंट एस्टिमेशन वाला पार्ट। राइट, राइट। तो अभी हाँ, मेन मुद्दा है ना स्टैट्स वालों के लिए मैथमेटिक्स पोर्शन। तो हाँ। आपके अकॉर्डिंग कैसे-कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मैथमेटिक्स की? और आप अपना हुँ। वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अपना थोड़ा बताना कि इस मैथ में आपका वीक और स्ट्रॉन्ग कौन-सा था? और जो वीक था, उसको आपने ओवरकम कैसे किया? लाइक कैसे उसको करा, प्रैक्टिस कैसे करी या फिर कैसे पढ़ा? इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट तो मेरा आईसी था एक, और एक लीनियर अलजेब्रा था, ऐसा मुझे लगता था ओके, एग्ज़ाम देने से पहले। ओके। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा वो, क्योंकि हुँ, मतलब लीनियर अलजेब्रा में मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे तुमको हवा भी नहीं लगेगा, ऐसा होता था मेरे साथ। तो और डीसी भी बढ़िया था मेरा, तो डीसी से भी हो गया था, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन निकाल लिए थे मैंने। ओके, बाकी टफ मेरे को मैथ्स में एक लीनियर अलजेब्रा ही लगा, जो कि बन नहीं रहे थे। ओके, ओके। बाकी आपने मतलब मैथ्स के लिए कोई सीक्वेंस बुक सीरीज वगैरह वगैरह सही था। हुँ, हुँ। जी? सीक्वेंस सीरीज भी मेरा सही था, मतलब उतना कोई ओके, दिक्कत ओके, नहीं थी तब तो उसमें। बेस्ट पार्ट, हुँ, तब तो आपका बढ़िया गया है। सेकंड सीरीज़ से काफ़ी हाँ, क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ। तो लाइक कुछ मैथ्स के लिए आपने बुक फॉलो करी या फिर सर का कंटेंट और पीवाईक्यू? नहीं, सर का कंटेंट ही था और पीवाईक्यू, हाँ। ओके, ओके, ओके। राइट, 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 राइट। तो अभी हम लोगों ने पेपर पैटर्न्स के बारे में बात कर लिया, हुँ, जैम क्या है उसके बारे में बात कर लिया, कैसे-कैसे एडमिशन लेना है इसके बारे में बात कर लिया, है ना? पेपर आपके वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे भी बात कर ली। अभी मेन मुद्दा है ना कि आप अपने डे को कैसे रखते थे? लाइक आपने वीकली शेड्यूल कुछ बना रखा था या मंथली? क्योंकि यार देखो कॉलेज के साथ करना थोड़ा तो टफ है, ठीक है? थोड़ा तो टफ है। यस। थोड़ा, टफ नहीं है, थोड़ा-सा हल्का-सा, तो हुँ, हुँ। उसको मैनेज अगर प्रॉपर्ली करें तो वो हो जाएगा। तो आपने वो कर लिया मैनेज। तो आपने मैनेज कैसे करा इसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में तो मतलब होता था कि मैं मतलब मेरे को रात में ही पढ़ना सही लगता है, तो मैं अच्छा, रात में आराम से 3-4 बजे तक पढ़ता था। मैं राइट, मतलब राइट। सुबह पढ़ने वाला बंदा हूँ नहीं। ओके, ओके। तो मैं रात में आराम से 3-4 बजे तक पढ़ता था। हुँ। उसके बाद सुबह आराम से 9 बजे उठो, कॉलेज जाओ, क्योंकि 9 से 75% अटेंडेंस वो होता ही है, तो उसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब मैं क्या करता था क्लासेस में बताता हूँ, जैसे कि मेरा लगभग 4 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो पहले हुँ, मैं 4 बजे तक क्या करता था ये बता देता हूँ। हुँ। तो जैसे कि क्लासेस होती थी, तो कुछ-कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं जिनकी क्लासेस में होता है कि आपको मन नहीं लग रहा है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं फ़ोन खोलता था, असाइनमेंट निकालता था, वहीं पे असाइनमेंट करना शुरू कर देता था पीछे ओके। बैठ के। मतलब पीछे भी नहीं बैठना है आपको कंप्लीटली, क्योंकि पीछे प्रोफ़ेसर्स की नज़र रहती है, बीच में बैठना है आपको। तो बीच में उतना नज़र रहता नहीं है प्रोफ़ेसर का। तो बिल्कुल। क्लासेस में तो क्लासेस में तो यही होता था, जितने भी प्रोफ़ेसर्स का मतलब उतना समझ में नहीं आता था या फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। हुँ, बाकी लैब होती थी हम लोग की 2 आवर्स की। तो लैब में मैं क्या करता था, वहाँ पे भी क्वेश्चन से सॉल्व करता था, क्योंकि जो लैब होता था वो मेरे से होता था तो मैं कर लेता था 15 मिनट में। बाकी नहीं होता था तो मैं ऐसे छोड़ ही देता था। मैं सोचता था कि सेमेस्टर के 2 दिन पहले पढ़ूँगा, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गुड, हाँ, गुड, गुड। तो लैब 2 घंटा उतना वर्थ इट रहता नहीं है, तो मैंने लैब में पूरा यूटिलाइज़ किया है। मेरे को लगता हुँ, है मैंने कॉलेज टाइम पे पूरा टाइम का यूटिलाइज़ेशन लैब में ही किया है। अच्छे खासे ओके, असाइनमेंट सॉल्व किए मैंने वहाँ पे। ओके, नाइस। तो ये 4 बजे तक मेरा ये शेड्यूल रहता था कि ठीक मतलब है, मैं पढ़ ही लेता था अच्छा-खासा। ठीक है। उसके बाद फिर रूम आता था। रूम आने के बाद मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करता था, पढ़ता था, नहीं तो फिर मैं थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेता था, मतलब इधर-उधर। अब उसके बाद फिर एन्जॉय मैं खाना एन्जॉय पे अभी डिस्कस करेंगे, आप पहले कंप्लीट कर लो इस बात को। हाँ, मतलब उसके बाद शाम को होता था कि खाना-वाना खा के आराम से 8 बजे, साढ़े 8 बजे के आस-पास पढ़ने बैठ जाता था। ओके, उसके साढ़े 8 बजे से लेकर 3 बजे तक वो चलता था, 3-4 बजे तक चलता ओके, था वो। नाइस। हाँ, हार्ड वर्क तो बस। है। हाँ। तो आप जैसे आपने बताया कि ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या प्रेफ़र करते थे? लाइक दोस्तों के साथ बस बकैती करिए बस। वाह! और बढ़िया, नहीं। बढ़िया। अच्छा तो आप वो ये प्रेफ़र दिमाग कर हाँ। फ़ील फ्री कर देता है आपको, मतलब ओके, दिमाग खाली ओके, कर देता है। ओके। तो यार अभी मैं चाहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट के बारे में बताओ कि आपने लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए? जैसे क्या होगा ना कि जब कोई भी प्रिपरेशन करता है तो मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं। आपने बताया कि 16 मार्क्स आए थे, आप हाँ, परेशान हो गए। तो उससे ओवरकम कैसे किया और कितने टेस्ट दिए कि फिर धीरे-धीरे आपको लाइक रूटीन में आ गया कि आपका हाँ ठीक है टेस्ट बढ़िया जा रहा है, टेस्ट देना है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट बताइए क्योंकि वो सबसे मुझे लगता है कि सबसे मेजर पार्ट वही है, वो देना बहुत जरूरी है। तो आप अपने अपना राइट। पर्सपेक्टिव रखिए और इसको अच्छे से बताइए पूरा। ठीक है। तो इनिशियल में तो मैंने वही मतलब आपके पास उतना जल्दी मॉक टेस्ट होता नहीं है और कोई कोचिंग भी रिलीज़ नहीं करता है उतना जल्दी मॉक टेस्ट हम्म, अगस्त वगैरह में। तो हम्म, उस टाइम पे आप वही पीवाईक्यू दीजिए, एज़ अ पीवाईक्यू एज़ अ मॉक दीजिए, ठीक है? हम्म, एंड देन उसके बाद क्या कीजिए, अगर कोई मतलब कोई कोचिंग अगर वो कर रहा है मॉक वगैरह रिलीज़ कर रहा है, तो मॉक आप बाय कर लीजिए एंड देन उसको देना है। तो इनिशियल में तो नंबर नहीं आएँगे, और मेरा जैसे कि मैंने बताया 16 नंबर आया था मेरा, तो मैंने ओवरकम कैसे किया? तो मैं था और मेरे साथ और 2-3 लड़के थे, मतलब जो हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके। ठीक है? हम्म, तो अ
तो उसमें क्या हुआ कि उनका नंबर अच्छा आता था और मेरा नंबर खराब आता था, मेरे को डिमोटिवेशन होता था। लेकिन उन दोनों को भी पता था कि भाई तुम भी अच्छे हो, तुम्हारी भी नॉलेज अच्छी है, बस तुम्हारे साथ गलती क्या हो रही है, तुम ऐप में पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा मतलब वो हो रहा है, तुम डर जा रहे हो, ऐसा कुछ आपको मतलब ऐप प्रेशर वाली हैंडल नहीं कर प्रॉब्लम थी। पा रहे हाँ, हाँ, राइट, हो। राइट, हाँ, राइट। तो उन्होंने मेरे को अच्छा खासा मोटिवेट किया कि भाई तुम मतलब कर सकते हो, तुम धीरे-धीरे ये करो। और हुँ, मैंने लगभग टेस्ट देने से लगभग 40 दिन पहले, जैसे कि मैंने टेस्ट देना शुरू किया था, हुँ, हुँ, तो मेरे को पता था कि मेरे को नॉलेज तो है, ठीक है? हुँ, क्योंकि हुँ। मैंने पढ़ा है पूरा, मतलब बेईमानी किया नहीं है मैंने ये 5-6 हाँ, महीने, राइट, राइट। ठीक है? हुँ, तो फिर मैंने लिख दिया था एक जगह कि हुँ। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या हाँ, लिखा हाँ, था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए आई गेस दिख रहा होगा आप, लास्ट 40 डेज़ एंड यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू विल डेफिनिटली इम्प्रूव योर मार्क्स। तो फिर नाइस। मैंने इसको, हाँ, बस मैंने यही एक मतलब पोस्टर था जो कि मैंने चिपकाया था क्योंकि मुझे पता है कि हो जाएगा। तो ओके। एक ये मोटिवेशन थी कि हाँ, मेरे को करना है बस। तो फिर वही कॉन्स्टेंटली मैंने लगा रहा इस पे, हुँ, हुँ, तो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाता है मतलब। हुँ। बस आपको अपना डर कम करना होता है कि आपको किसी तरह से भी प्रेशर फ़ील नहीं करना है मॉक पे, बिल्कुल, और खुद पे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने पढ़ा है तो मैं करूँगा। ओके। तो बहुत लोग जैसे कि क्या होता है कि मार्क्स कम आते ही उन लोग का सिस्टम बेकार होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे मोटिवेशन लेना उनको ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा और आपने एक ही स्टिकर लगाया था पूरे में, अपनी प्रिपरेशन हाँ, में। वाह यार! राइट। यार पूरा काफ़ी दिमाग अच्छा खाली हुआ है। का काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है यार तुम्हारा, मज़ा आ गया यार बिल्कुल। ओके, तो अभी आप जैसे जैम आपका हो रहा है तो हमारे पास थोड़ी हम लोगों के स्टैट्स वालों के पास थोड़ी-सी आईआईटीज़ की कमी है। तो हमारे पास आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, यस। तिरुपति है। उसके आगे का तो क्या ही नाम लूँ मैं, कोई मतलब है नहीं। तो अभी आप क्या प्रेफ़र करने वाले हो? मैं तो बॉम्बे ही प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ओके, फर्स्ट प्रेफ़रेंस है कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है और ओके। मेरे को थोड़ा-सा एन्जॉय करना है, मतलब लाइक मैं मतलब एवरेज टाइप का बच्चा हूँ और मेरे से ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, एग्ज़ैक्टली, ऐसा ही है। सही है। यार मैं तो फँस गया हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। काफ़ी अच्छा का अच्छा है आईआईटी बॉम्बे। और आपको क्या लगता है कोई पॉइंट वगैरह छूट रहा हो? मुझे लग रहा है कुछ तो छूट रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप भी सोचो थोड़ा हुँ। और कुछ मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने काफ़ी हाँ, चीज़। एक पॉइंट हाँ, है मेरे पास, एक सेकंड। प्लीज़। अ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप 2-3 दोस्तों के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और 2-3 दोस्त ऐसे नहीं कि मतलब वो थोड़े से ज़्यादा कम, मतलब कम इंटरेस्टेड हैं, जो हाइली इंटरेस्टेड है और हाइली डेडिकेटेड है, उनके साथ ओके, प्रिपरेशन कीजिए। मेरे को लगता है ये मेरे मतलब जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है, क्योंकि ओके, हम 3 दोस्त थे। नमन नाम है, अमन और मैं विवेक। ओके, नमन नमन का रैंक ऑल इंडिया रैंक 39 आया है, अमन का ओके। ऑल इंडिया रैंक 24 और मेरा ऑल ओहो इंडिया रैंक 27। भाई! तो यार मतलब मज़ा आ गया यही यार। 2 दोस्त थे जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था इन लोगों तो से क्या कि हाँ, ये कर आप रहे हैं, लोग हम भी रूममेट करेंगे। भी हो? हाँ, मैं और अमन रूममेट हैं। ओके, नाइस यार, हाँ, अमन को और भी नमन मेरा पड़ोसी है, कांग्रेचुलेशंस। मतलब इस दीवार के पार नमन रहता है। ओके, नाइस यार, काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि आप तीनों लोग किए और तीनों लोग का हो गया। 24 यस, 27 27, और 39, नाइस यार। 39। नाइस, 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 बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा, काफ़ी सही है, मतलब हम लोग बढ़िया फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हुँ। राइट, राइट। तो कुछ अभी आप जो 2027 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ लाइन जो आपका सजेशन हो, मोटिवेशन हो या फिर जो अभी थोड़ा सस्पेंस में हो, करना है कि नहीं करना, उनके लिए आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। फॉर 2027 एस्पिरेंट्स। ठीक है, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए या मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको खत्म करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसको खत्म नहीं करो, बीच में तुम एग्ज़िट हो जा रहे हो, देन डेफिनिटली तुम तो सक्सीड नहीं हो सकते उसमें। हुँ, अगर खत्म कर रहे हो, देयर आर मतलब सम चांसेस कि तुम हो जाएगा तुम्हारा। हुँ, और अगर तुम कंसिस्टेंटली लगा रहते हो इसी में, हुँ, खत्म कर रहे हो प्लस कंसिस्टेंट भी हो तुम, हुँ। देन तुमको मतलब कोई नहीं रोक सकता है कि तुम्हारा रैंक तो आना पक्का है, मतलब ओके। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो यार एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि लाइक जैसे जब लास्ट में हम पहुंचते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि सिलेबस खत्म हो गया, आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम जैसे प्रैक्टिस करने में तो चीजें क्लियर होने लगती हैं, चीजें याद होने लगती है। लाइक जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको याद होने लगती है, अच्छा ये यहाँ पे ये यूज हो रहा है, तब याद रहती है। जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है वो चीजें भूलने लगते हैं, तो उनके लिए लाइक कैसे रिवीजन करते थे आप पर्टिकुलर कि भूल आप तो मैं क्वेश्चन भी ही जाता था प्रिफर बहुत करते थे? ज़्यादा। हाँ, तो आप इसके बारे में बताओ, हाँ, मुझे लग रहा था ये तो क्वेश्चन थोड़ा। नहीं, भूल मतलब अगर आप भूल रहे हैं ना, तो उसका मेरे को जहाँ तक बेस्ट सॉल्यूशन लगा हम्म, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट तरह के जो भी मतलब आपने क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैं ये टॉपिक भूल रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए देन, ओके। ठीक है? हम्म, और एक चीज़ कर सकते हैं आप कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, हम्म, उसको मतलब आप रिवाइज़ कर सकते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम्म, अच्छे खासे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका शॉर्ट नोट्स मतलब अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया। और आपने अगर
अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बहुत अच्छा मतलब शॉर्ट नोट्स बन जाता है। हम्म, तो उसको रिवाइज कीजिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहना है लास्ट तक। ऐसा नहीं कि लास्ट तक आप लेक्चर ही देख रहे हैं, लास्ट तक लेक्चर देख रहे हैं तो उसका कोई मायने ही नहीं है। नहीं फिर तो दिक्कत मेन हो थिंग जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाती है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बट एक क्वेश्चन रह गया, जैसे आपको थोड़ा सा फियर था ना कि एग्जाम में वो जो वेबसाइट पे होगा या फिर जो भी हाँ। पर्टिकुलर ऐप पे होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम्म। आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया? और दूसरा क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपका क्या अप्रोच था पेपर में, पेपर एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या अप्रोच था? लाइक सबके अलग अलग होते हैं, आपका क्या था उसके बारे में बताइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताता हूँ कि मैंने ओवरकम कैसे किया, ठीक है। ओके। तो जैसे कि मैं मतलब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं जैसे कि जो टेस्ट था उसी का अगर मैंने क्या बोल मतलब हम दोस्त दो लोगों ने टेस्ट लिया था, मैं और मेरा रूममेट ने टेस्ट लिया था। तो वो जो टेस्ट देता था उसमें वन ही अटेम्प्ट था, सिंगल अटेम्प्ट था। तो वो जो टेस्ट देता था उसका पीडीएफ बनाता था और उसको फिर मैं देता था, ठीक है। ओके ओके राइट राइट तो, राइट। तो जब वो टेस्ट दे दिया और मैं उसका पीडीएफ दे रहा हूँ तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, ओके। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि वो इजी था इसलिए मेरा मार्क्स आता था, मतलब लेवल सेम ही रहता था। लेकिन जब मैं पहली बार कोई दूसरा टेस्ट देता था उसमें मेरे मार्क्स कम आ जाते थे। तो इसमें मैंने एनालिसिस किया कि अच्छा मतलब नंबर क्वेश्चन तो सेम ही आ रहा है, पैटर्न सेम ही है, बस मैं फियर कहाँ कर रहा हूँ कि मैं इसमें दे रहा हूँ। तो यानी कि नॉलेज तो है, बस उसको अच्छे से मतलब प्रेशराइज हो जा रहे हो जिसकी वजह से खत्म कर मतलब एग्जैक्टली हो जा रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर मेरा रूममेट ने मेरे को एक रिकमेंड किया था कि तुम आराम से दो, क्वेश्चंस को देखो, आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो फिर मैंने वही मतलब देखा क्वेश्चन, आराम से, पैनिक नहीं होना है। पता है कि पहले तो मैंने क्या किया कि 29 आ रहा है, भाई तुम 40 लाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 29 से तुम डायरेक्ट 60 पे जाओगे तो फिर तुम्हारा 29 ही रह जाएगा। हम्म। तो मैंने 29 से 40 पे गया, तो मेरे को याद है अभी भी 29 था मेरा, उसके बाद 32 बना था, उसके बाद फिर 43 बना था, उसके बाद 50 बना था, उसके बाद धीरे-धीरे फिर 65 तक गया था मार्क्स। ओके। नाइस। हाँ, नाइस। तो ये मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा मतलब मार्क्स, हम्म ऐसा नहीं कि अचानक से आपका आ जा रहा है। हम्म एंड देन अगर बात करें कि एग्ज़ाम मैंने मतलब क्या स्ट्रैटेजी अपनाया था, हम्म। तो एग्ज़ाम से पहले हमें हर्ष सर ने कॉल किया था एक दिन हाँ। कि, और उन्होंने बताया था कि देखो, अगर तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, वो मैक्सिमम लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है? एग्जैक्टली। हाँ, नाइस। तो ये बात दिमाग में थी कि हाँ, ठीक है, मतलब इतना तो है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मुझे नहीं आ रहा होगा तो बहुत लोगों को नहीं आ रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने एग्ज़ाम में गया तो स्टार्टिंग के तो 10 क्वेश्चन मतलब बहुत आसान थे। मतलब आसान क्या, मतलब मेरे को बहुत आसान लगे थे, तो मैंने फटाफट बना लिया। तो फिर मेरे को लगा इस पेपर को देख के कि अरे यार, इसमें 60 अटेम्प्ट नहीं करूँगा तो फिर तो मतलब बहुत गंदा चले जाएगा रैंक वगैरह। हम्म। तो फिर मैंने स्पीड अप किया, फिर 2 नंबर वाले एमसीक्यू भी मेरे से अच्छे खासे बन गए थे लगभग। उसके बाद जो एमएसक्यू में आया, एमएसक्यू पोर्शन बहुत हार्ड था इस बार का। ओके। तो एमएसक्यू पोर्शन में जो आया उसमें मेरे को लगा कि यार ये भी आसान ही होगा। तो मैं फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थोड़ा-सा टाइम दिया, फिर मेरे को दूसरे क्वेश्चन में लग गया कि नहीं ये आसान तो नहीं है। तो फिर उसमें मैंने चूज़ किया कि कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन तुमको बनाना है। तो मैंने 4 क्वेश्चन इनिशियल में चूज़ किया था, ओके। चारों क्वेश्चन बन गए थे और वही 4 क्वेश्चन ही सही हुए थे मेरे लास्ट में। ओके। 100% एक्यूरेसी के साथ है। हाँ, नहीं मैंने और भी अटेम्प्ट किया था क्योंकि एमएसक्यू में तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। हम्म। टाइम वेस्ट हुआ था एक्चुअली मेरा एमएसक्यू में थोड़ा-सा। अच्छा। उसके बाद फिर एनईटी का मैंने 2 नंबर पे जंप किया, क्योंकि एनईटी का 2 नंबर मुझे लगा कि अगर आसान हुआ तो ज़्यादा नंबर, मतलब थोड़ा-सा ही टाइम देके ज़्यादा नंबर मतलब स्कोर कर सकता हूँ मैं। हम्म। तो 2 नंबर पे गया, लेकिन 2 नंबर वाला एमसीक्यू एनईटी भी हार्ड था। फिर उसमें भी 3 क्वेश्चन ही बने थे मेरे से। उसके बाद फिर 1 नंबर वाले एनईटी में आया, तो फिर उसमें लगभग बन गए थे सारे के सारे, 1-2 गलत थे बस। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात बोलूँ तो पेपर के साथ, पेपर के फ्लो में स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि तुम पहले से घर से सोच के जा रहे हो कि मेरे को ये देना है, ये ये देना है, ये देना है। ये ये बहुत नहीं करना। इम्पोर्टेंट है, ये हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंगली टाइम सेट करो। टाइम सेट क्या करना है तुमको, आराम से माइंड सेट करो उसमें कि हमको हाँ ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट करना है, पेपर देख के, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि घर से जा रहे हो। ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ था, 2023 में टफ आया था एग्जाम। अब हुँ, 2024 में इजी आ गया। हमारा दिमाग क्या था कि इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इतने से हो जाएगा। उतना अटेम्प्ट तो किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुँ। ये दिक्कत हो गई थी। तो बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही हाँ। मुझे लगता है कि हम लोग का बेनिफिट ये था कि हम लोगों ने सारे टाइप के पेपर्स देख लिए थे। 2023 का एग्जैक्टली टफ पेपर देख लिया था, 2024 का ईज़ी पेपर देख लिया था, 2025 का टफ पेपर देख लिया था। एग्जैक्टली। तो हमें मतलब अंदाज़ा हो गया था कि हाँ, मतलब कैसा भी आए हम कर लेंगे। कुछ भी हो सकता बट है एग्जाम में, कुछ भी। 2027 के लिए 2077 के लिए भी ये बेनिफिट है कि उनके पास सारे टाइप्स के पेपर्स हैं। हाँ ये तो है, ये हाँ। तो बढ़िया बात है। तो यार, इस प्रिपरेशन जर्नी में कभी ऐसा लगा आपको कि लाइक यार बहुत बेकार हो रहा है, मैं मन नहीं हो रहा है करने का, ऐसा कुछ? हाँ, लगता तो बहुत बार है ये। ये तो मतलब नॉर्मल फिनोमेना है आई गेस। स्टार्टिंग में ही मेरे को लगा था, लगभग मेरे को लगता है मई जून में हम तो सोच रहे थे भाई छोड़ो ये एसएससी करता है यार। नाइस।
क्योंकि मतलब बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता। इनिशियल में तो क्या होता है कि आप सेमेस्टर देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, प्लस फिर आपका ये भी चल रहा है साथ-साथ में, हम्म। तो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बट वही है कि अगर मतलब दोस्त रहते हैं साथ में, हाँ। तो होता है कि नहीं भाई कर लेंगे अपन, तो वो ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है। तो आपका ओवरऑल क्रेडिट किसको जाता है? मतलब जाएगा तो क्रेडिट बहुत लोगों को, ऐसा एक सिंगल लोग तो नहीं हाँ, होंगे। तो आप जिसका जिसको 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 क्रेडिट देना चाहते हैं तो प्लीज दे, क्योंकि क्योंकि लाइफ है ना यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को तो सब लोग देखते हैं, लाइक हम आगे बढ़ गए, हमको देख रहे हैं कि चलो हमारा हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसको भी हुँ, जानने का हक है सबको। तो उसके बारे में हुँ। प्लीज बताओ, ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को बढ़िया लगता है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना यार पीछे। तो प्लीज। और सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं हर्ष सर को ही दूँगा, क्योंकि वही स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहे हम लोग के साथ। मतलब कंटीन्यूअसली हमको सारे कॉन्सेप्ट समझाना, वीकली मीटिंग्स लेना, मतलब तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है कि हाँ, सर कर रहे हैं अगर इतना हम लोग के लिए, तो हम लोग भी तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट उनको रैंक तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मोटिवेशन ये रहा, उसके बाद हम लोग का जैसे ग्रुप था, मैं, अमन और नमन, हम तीनों ही एक-दूसरे के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहे थे। ओके। एंड तीसरा एक मतलब मेरे भैया भी थे, चंदन भैया, जो कि पहले से आईआईटी कानपुर से थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहे कि हाँ यार, मेरे को भी करना है, मतलब अगर वो जाए तो हमको भी जाना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर बीएचयू के कुछ सीनियर्स थे जो कि जिन्होंने हेल्प किया था, मतलब सारे सीनियर्स थे लगभग। ओके, नाइस। और बस शायद और मैं किसी का नाम भूल रहा होगा तो सॉरी यार, मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही यार, काफी काफी अच्छे इंसान हो तुम यार, हंसमुख चेहरा और आप। हाँ, हाँ, मतलब मम्मी पापा का तो वो रहता ही है मोटिव, वो मतलब नोन हमेशा है, कि वो उनके लिए भी नोन है, करना है उनके कुछ। बिना कुछ नहीं कर हाँ, सकते हम, उनके बिना तो कुछ राइट। नहीं कर सकते हैं। तो हुँ, नाइस यार, काफी काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके यार, काफी बढ़िया से एक्सप्लेन करते हो। कंटिन्यू रखना यार, बहुत आगे तक जाओगे। तो अगेन थैंक यू भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तुम्हारे उन दोस्तों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं नाम भी याद हो गया, अमन, नमन और विवेक, है ना? तो यार वो तुम्हारा थैंक यू ग्रुप भैया। बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर ना तीन ही लोग होते हैं ग्रुप में, बेस्ट जो होते हैं ना वो तीन लोग होते हैं, अब तीनों सक्सेसफुल। राइट। काफी अच्छा लगा मेरे को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो ठीक है विवेक, थैंक यू सो मच, थैंक मिलते यू हैं। सो मच भैया, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नमन से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता है, मैं लिंक्डइन आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अ, हाँ हाँ, विवेक से लिंक्डइन आईडी पे कनेक्ट कर सकता है, आपने नमन बोल दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी, नमन रिकैप कर अमन, लीजिए फिर से। नमन अमन विवेक, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सबका मेंशन कर दूंगा। तो ठीक चलिए है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर, कमिंग। थैंक यू।